स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये हमारा चौथा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हम लोग तो 3 लेक्चर देख ही लिए हैं। इसमें एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या हम लोग समझ चुके हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो हमसे क्वेश्चन आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है जो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वो जरूर पूछिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमने जो पिछला लेक्चर है उसमें बताया था क्या, तो चीन से भारत संबंधित किया था। एक उदय कैसे उभर रहा है चीन, और वो चीन के उभरने की वजह से वैश्विक प्रभाव क्या हो रहे हैं, कैसे ऑर्डर चेंज हो रहे हैं और भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी देखा था। उसके बाद चीन के हमने कहा कि भूमि संबंधी कानून लेके आया और ये बहुत आक्रामक कानून है और इस कानून की वजह से भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये इसका भी जिक्र करें, ठीक है ना। उसके बाद हमने श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका से संबंध का देखा, कैसा है संबंध भारत का। और दूसरी बात कि श्रीलंका में संकट आने के कारण क्या थे, ठीक है, कारण क्या थे और उसका प्रभाव क्या हुआ। दूसरी बात कि भारत की भूमिका क्या है। ये 3 बात हमने जिक्र कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो सर, यहाँ पे भारत और नेपाल का वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार का टॉपिक हो सकता है कि भारत नेपाल ऐसे आल्दो पूछा जा चुका है, फिर भी ये चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि नेपाल ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। और जब आप मेंस देने जाएंगे तो उससे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे ही आईआर का, और ज्यादा नहीं होगा करंट से रिलेटेड। बस ये बेसिक क्लियर कर लीजिए और यहीं का फॉर्डर जो रॉ मटेरियल दिया है ना, मेंस में प्रयोग करिए आप लोग, ठीक है। अब चलिए सर, देखिए भारत और नेपाल के बीच में संबंध के लगभग 75 वर्ष हो गए, ठीक है। और भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है ये, और विदेशी निवेश में या विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्यों रखता है, जरा सा देखो, एक अवस्थिति पे ग्लांस डालें तो ये हमारा भारत है। अब चूंकि हमें और कोई मैप मिलता नहीं तो भारत का ये ऐसे मैप कुछ करके यूं है, ठीक है। और यहां पे बैठा हुआ है कौन, नेपाल, ठीक है, ये नेपाल है। अब देखो नॉर्थ में नेपाल और यहां पे क्या है, ये चीज चीन है, ठीक है। तो ये चीन से लगा हुआ बॉर्डर, मतलब कहें कि जो नेपाल है वो चीन और भारत के बीच में बफर राज्य है। बफर का मतलब दोनों के बीच में है, ठीक है, बफर राज्य है तो है। और इस हिसाब से आजकल चीन हमारे कहते हैं ना नाक में दम कर रखा है। इस ससुरे को छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे पैर, हाँ, 4 चीनी आ जाए तो उसमें पहचान नहीं पाएंगे कि कौन चीनी कौन है, अलग अलग, वो वाले नाक में दम कर रखे। और चीन से हमारा बहुत खतरा है, सामरिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से खतरा बन रहा है। और एशिया में, पूरा एशिया, ये जो ग्रीन दिख रहा है, ऑल्दो इसमें कट गया है, जो ग्रीन दिख रहा है वो पूरा क्या है, एशिया है। अब एशिया में देखिए आप लोग, एशिया में इधर भारत चाहता है कि एशिया पे हमारा डंका बजाए, ठीक है, ये चाहता है कि डंका बजाए। चीन चाहता है कि हमारा डंका हो। रसिया अलग लगा हुआ है, सोचो। जापान अलग लगा हुआ है, जापान यही है ना, ये है जापान, ठीक है, जापान अलग लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो जो ग्रीन कलर में दिखा है ये पूरा एशिया है। और एशिया में अभी एशिया पे प्रभाव जमाने की कोशिश कौन रहा है, कर रहा है, रसिया कर रहा है, जापान कर रहा है, चीन कर रहा है और भारत कर रहा है। ये 3 देश मेजर हैं, ठीक है। अब साहब, चीन और भारत के बीच में नेपाल क्या है, बफर स्टेट है। अगर मान लो चीन का क्या हो जाए, इस पे प्रभुत्व हो जाए, या चीन क्या हो जाए, नेपाल पे डोमिनेट करने लगे, वहां की व्यवस्था कौन देखने लगे, चीन देखने लगे, या हस्तक्षेप करने लगे, तो हो गई हमारे लिए समस्या। और उन समस्याओं के से हमें बात करना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं आएंगी, ठीक। तो हम लोग अवस्थिति देख लिए और क्या एशिया में सिनेरियो चल रहा है। सिनेरियो ये है कि देखो बहुध्रुवी देश होगा, ये कंसेप्ट है, बहुध्रुवी देश होगा, अर्थात शक्ति का संतुलन किसी एक के पक्ष में नहीं होगा, शक्ति संतुलित होगा, तो बहुध्रुवी होगा। तो एक तो हम चाहते हैं कि क्या हो, बहुध्रुवी वैश्विक परिस्थिति बने, अर्थात
इधर देखें तो अमेरिका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप में कंट्री है, यूके है, ठीक है, ये यूके है, ये आयरलैंड है, ठीक। तो शक्ति संतुलन के लिए हमारे लिए अपरिहार्य है कि विश्व की परिस्थिति कैसा हो, कैसा बहुध्रुवी हो। वैसे ही एशिया में भी हम चाहेंगे कि किसी एक के पक्ष में ना हो। अल्दो देखो चाइना का क्या है, चाइना थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, एशिया में चाइना सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर भारत के कंपैरिजन में देखें, आर्थिक स्थिति में 5 गुना बड़ा है, 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। तो आर्थिक हैसियत में तो रुक नहीं पा रहा है, सैन्य हैसियत में रुक नहीं पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में रुक नहीं पा रहा है, भारत टक्कर नहीं दे पा रहा है। फिर ये चाइना ने अभी BRI लेके आ रहा है। अगर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव यूरोप तक ले जाएगा, ठीक है, पूरा एशिया में फैल रहा है, ठीक है, और यहाँ इवन ये कनेक्ट कर सकता है अफ्रीका से भी, ठीक है। अगर ये रोड बन गया, समझो कि कितना आसान हो जाएगा आवाजाही, और इसके पीछे कितना तार्किक दिमाग लगाया है कि अगर वन रोड वन बेल्ट बन गया तो सबका क्या करेगा, आर्थिक रूप से एकीकरण कर लेगा। हर एक सेक्टर में यूरोप पहुंच जाएगा, एशिया में तो पहुंचेगा ही, ठीक है, और लगे कंटेंट में अफ्रीका भी पहुंच सकता है, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा, अगर ये पूरी तरह से तैयार हो गया है ये रोड मैप BRI, तो BRI की वजह से क्या होगा कि इसको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ होगा जब बन जाएगा। तो पैसा अभी लगा रहा है लेकिन उसका आउटपुट मिल रहा है, सामाजिक रूप से एकीकरण हो जाएगा, ठीक है। और इवन चीन क्या करेगा, इन पूरे एरिया पे क्या करेगा, डोमिनेट करने लगेगा। अगर ये हो गया, BRI हो गया सफल, तो इसलिए BRI का प्रतिरोध हर एक देश वाले कर रहे हैं। मतलब ये तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा दे रहा है, और हर एक देश क्या चाह रहा है, विकास करना चाह रहा है, ठीक। लेकिन अमेरिका क्यों प्रतिरोध कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्यों कर रहा है, भारत क्यों कर रहा है, जापान क्यों कर रहा है, कुछ तो रीजन होगा साहब। तो आइए नेपाल की बात करते हैं। तो देखो बफर स्टेट है तो बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हो जा रहा है, और उसके पीछे चाइना है, ये बताया ही। नेपाल के संबंध में कड़वाहट देखने को मिला था 2015 में साहब। यही एक कड़वाहट है जो बार बार मुंह में अगर कुछ खाना खा रहे हो ना तो पत्थर के समान वो टकराते हैं। क्या था कि नेपाल 2015 में नेपाल ने अपना संविधान का मसौदा क्या किया था, तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। उस ड्राफ्ट में वो आक्षेप लगाता है नेपाल कि भारत ने हस्तक्षेप किया था। कौन लगाता है, भारत के। नेपाल बताता है कि भैया ऐसा है, बिग ब्रदर साहब ने हमारे हस्तक्षेप किया है ड्राफ्ट में। जैसे अनौपचारिक नाकाबंदी हुई थी, मदेशियों ने किया था। अब ये हिमालय रीजन में नेपाली हैं और मदेशिया इसके जो भूमि है उस भूमि पे है, और इस रीजन से ही कभी भी भारत से जाना है कोई सामान तो इसी रीजन से होके जाएगा। अब मदेशिया क्या कर रहे थे, संविधान में प्रावधान को लेके वो क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, रोष व्यक्त कर रहे थे। और रोष व्यक्त कर रहे थे तो यहाँ पे आर्थिक नाकाबंदी कर दिया था। आर्थिक मतलब कोई आवश्यक वस्तु आने जाने नहीं दे रहे थे। अब नहीं जा रहे थे तो ऊपर के जो नेपाली थे वो परेशान हो गए थे। तो नेपाल ने आक्षेप लगाया कि देखो साहब, एक तो संविधान संशोधन वाले में हस्तक्षेप किए, दूसरा अनौपचारिक नाकाबंदी कर दिया। और जनता क्या हुआ, भारत के खिलाफ नारे लगाने लगी। क्यों, वहां के राजनीतिक दल ये खूब प्रचार किए कि भारत ऐसा कर रहा है। तो 2015 की बात समझ में आया। फिर दोनों देशों के मध्य अगर देखा जाए द्विपक्षीय व्यापार तो इस समय 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। तो ये हमें डाटा याद रखना है कि दोनों देशों के बीच में कितना द्विपक्षीय व्यापार है, तो 7 बिलियन डॉलर का। और भारत नेपाल का अगर देखें, नेपाल देश का तो सबसे बड़ा भागीदारी देश है, व्यापारिक भागीदार देश है। तो नेपाल के लिए भारत बहुत बड़ा या सबसे बड़ा, जितने व्यापारिक भागीदार देश हैं उसमें सबसे बड़ा भारत ही है, ठीक है, और होना भी चाहिए जैसी अवस्थिति है, ठीक। अब आ जाओ, अगर देखें तो नेपाल को भारत का निर्यात पिछले 10 वर्षों में 8 गुना से अधिक बढ़ गया है। मतलब नेपाल में जो निर्यात पहले किया जा रहा था वो पहले से अभी के 10 वर्षों में देखा जाए तो निर्यात भारत ने 8 गुना बढ़ा दिया है। अभी इनके बीच में संबंध सुधारने का एक हालिया भारत और नेपाल का संयुक्त आयोग बैठक हुई थी, ठीक है। और इन संबंध को सुधारने के लिए, भारत और नेपाल के बीच में संबंध सुधारने के लिए
ये विचार करने के लिए या विचार विमर्श हुआ, तो उसमें रेल लिंक संबंध सुधारने के लिए रेल लिंक होता है, उसका संचालन की बात हुई जो किया जा रहा है। दूसरी बात, भारत द्वारा लुम्बिनी मालूम ही है महात्मा बुद्ध का जन्मस्थली है, एक बौद्ध विहार बनाने की बात कही गई। तो रेलवे लिंक का संचालन की बात हुई और लुम्बिनी में क्या, एक बौद्ध विहार बनाने की, जो 6वां बैठक हुआ अभी हाल ही में हुआ था। ठीक है, तो ये संबंध सुधारने के प्रति कुछ कार्रवाई किया गया। तो वो तो करेंट की बात थी। अब जरा सा आ जाए सहयोग की। जब भी बात होगी नेपाल और भारत के संबंध में, तो सहयोग क्या है? तो देखो, पहला है रक्षा में या सामरिक में। रक्षा में देखें तो भारत क्या कर रहा है, नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, उनको नए नए हथियार दे रहा है। ठीक है, हथियार कर दे रहा है, सूर्य किरण जैसे सैन्य अभ्यास कर रहा है। ठीक है, और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ा रहा है। मतलब देखो, नेपाल की जितनी सेना है उस नेपाल की सेना को मजबूत कर रहा है। किससे? साइंस एंड टेक से जोड़ के। साइंस एंड टेक के मतलब जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, बंदूक है, वो सारे प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि नेपाल अगर सुरक्षित होगा तो हम भी सुरक्षित होंगे। हमारे नॉर्थ रीजन में जो उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर उत्तराखंड से लगा हुआ नेपाल है, एटलीस्ट ये राज्य तो हमारे स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो वो आधुनिकीकरण कर रहा है, सेना के प्रशिक्षण दे रहा है। साथ ही नेपाल के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हो रहा है। फिर जल संसाधन को लेके इनके बीच में ये है सहयोग है। जल संसाधन को लेके क्या है, तो देखो, अक्सर कोसी का नाम सुना होगा ना, और कोसी आती है नेपाल से और बिहार का सौरो बोली जाती है। ठीक है, तो कोसी अपने मार्ग क्या बदलती रहती है और बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, और वहां से पानी एक बाइक गिर जाता है तो हमारे नॉर्थ रीजन में, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, ये सब बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। तो जल संसाधन के प्रबंधन में या बाढ़ प्रबंधन में ये लोग सहयोग कर रहे हैं। जैसे कोसी संधि किया, महाकाली संधि किया, एग्जाम्पल देंगे कि कोसी संधि किया, कोसी नदी को लेके, महाकाली संधि किया, इन दोनों पे सहयोग कर रहे हैं। तीसरा सेक्टर है ऊर्जा पे ये सहयोग कर रहे हैं। ऊर्जा में क्या भाई, जब नेपाल में बिजली की जरूरत होगी कि नहीं, हर एक को बिजली की जरूरत होगी, और नेपाल के पास भरपूर नदियां हैं जो बिजली उत्पादन कर सकती हैं। ठीक है, तो जो समवर्ती क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच में, वो समवर्ती क्षेत्र के बीच में ये नेपाल है और ये भारत है। इस समवर्ती क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे एक समझौता है, उसको बोलते हैं विद्युत विनिमय समझौता, ऊर्जा को लेकर किया गया था। मोतिहारी से अमलेखगंज नेपाल तक एक तेल पाइपलाइन बिछाया गया। कहां से? मोतिहारी से लेके अमलेखगंज। अमलेखगंज कहाँ है? नेपाल में है। तो एक तेल पाइपलाइन बिछाया गया। सोलो कॉरिडोर में जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जा रहा है। तो ये ऊर्जा संबंधित हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर चौथा क्या है, कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सहयोग है दोनों में। कनेक्टिविटी परियोजना में कैसे? जैसे रक्सौल और काठमांडू रेलवे परियोजना, रक्सौल से काठमांडू को जोड़ा गया रेलवे के द्वारा। ठीक है, BBIN, अर्थात BBIN का फुल फॉर्म देखो तो एक बी का मतलब बांग्लादेश, दूसरे बी का मतलब भूटान, आई का मतलब इंडिया, एन फॉर नेपाल। तो BBIN परियोजना चल रहा है, और BBIN को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे, वहां से कनेक्ट करेंगे। तो BBIN कनेक्टिविटी के लिए क्या चल रहा है, BBIN कर रहे हैं, या इसी को BBIN को कभी कभी MVA बोलते हैं, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। ठीक, तो जब भी पूछे ना इस चीज पे हम एक टॉपिक ही लिए आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने कहा साहब सहयोग का क्षेत्र भारत और नेपाल में क्या है, रक्षा का, जल संसाधन को लेके, बाढ़ को लेके, प्रबंधन को लेके है, जिसमें हमने एग्जाम्पल बताया, हर एक में एग्जाम्पल बताना है। ऊर्जा को लेके एग्जाम्पल बताया। ठीक है, कनेक्टिविटी को लेके हमने बताया। शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। जैसे भारत बहुत सारे नेपाली छात्रों को क्या कर रहा है, छात्रवृत्ति दे रहा है। संस्कृति के रूप में कहने की क्या बात, रोटी बेटी का नाता बोला जाता है। धर्म, भाषा, व्यंजन, फिल्म आदि के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग एक ही संस्कृति है। ऐतिहासिक
भी संबंध है इनका, इसीलिए रोटी बेटी का नाता बोला जाता है। तो सांस्कृतिक रूप से सहयोग है, शिक्षा का है, कनेक्टिविटी का है, ऊर्जा का है, जल संसाधन है और रक्षा है। और जितने हमने डायमेंशन बताया वो सारे डायमेंशन हो सकते हैं साहब अगर लिखना है, लेकिन बात तो यहाँ लिमिट हो जाता है कि 125 वर्ड या 200 वर्ड में लिखना है। कहानी लोचा यही गेम हो जाता है कि अगर 120 से में लिखना है, 125 वर्ड में लिखना है, तो हम कितना लिखेंगे साहब, उतना हम डायमेंशन बोले, केवल डायमेंशन देते जाओगे तो वो 125 वर्ड हो जाएगा। तो हमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो इस समय बहुत अच्छे हैं उसको हमने उठा लिया, ठीक है ना। कनेक्टिविटी परियोजना, शिक्षा, संस्कृति, ऊर्जा, जल संसाधन, रक्षा, जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायमेंशन में। ये हमारा सहयोग का क्षेत्र होगा। तो कुछ तो चुनौती का भी क्षेत्र होगा। हाँ, तो पहले ये देख लेते हैं चुनौती से पहले कि नेपाल की राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए क्या महत्व रखता है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में बहुत उठा पटक हो रहा है, उठा पटक हो रहा है क्या नेपाल में राजनीतिक स्थिति को देखते हुए। तो राजनीतिक स्थिरता बने रहेगा तो भारत के लिए क्या महत्व होगा। तो एक देखो, अगर भारत में राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी तो भारत के लिए क्या महत्व होगा। भारत में नहीं, नेपाल में राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी तो क्या भारत के लिए महत्व होगा। पहले कि नेपाल की सामरिक अवस्थिति है, क्या हमने बता ही दिया कि चीन और ये है नेपाल और ये है इंडिया, इन दोनों के बीच में बफर है, ठीक है, प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में काम कर रहा है, चीन आक्रमण ना कर दे। तो इसलिए अगर ये सुरक्षित रहेगा और इसमें राजनीतिक स्थिरता रहेगा तो ये बफर के रूप में बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर चीन का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो ये बफर के रूप में, जो कहते हैं ना कि ये एक एडवर्टाइज देखा होगा सीमेंट का, दो भाई अगल बगल खड़े हैं और रो रहे, मिलना चाह रहे हैं एक दूसरे से, अब तोड़ने जा रहे हैं, ऐसे से सीमेंट का आता है कि भाई ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, ठीक है, एडवर्टाइज वही है। ये दीवार अगर मजबूत हो गया तो चीन और इंडिया के बीच में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लेके डर है, खास करके इंडिया को, वो कम होगा डर, ठीक है। तो सामरिक अवस्थिति की वजह से महत्वपूर्ण है। दूसरा है भारत की आंतरिक सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा को क्या है कि देखो भाई, यहाँ पे इसके बगल में नेपाल वाले हैं और नेपाल वाले माओ को फॉलो करते हैं, तो माओवाद को क्या कर देगा, ये आके यहाँ पे नेपाल में छिप जाएंगे, ठीक है, नक्सलवाद आके छुप जाएंगे, आतंकवाद आके क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे। देखो एक जरिया भारत में प्रवेश करने का नेपाल के थ्रू पाकिस्तान ने एक हुआ था कि पहले वो पाकिस्तान से आए कहां, नेपाल, और नेपाल से उत्तर प्रदेश होते हुए कई आतंकवादी आए थे, ठीक है। तो अगर देखें तो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए महत्व बढ़ जाता है। और आंतरिक सुरक्षा किससे, माओवाद से सुरक्षा, नक्सलवाद से सुरक्षा और साथ ही आतंकवाद को। क्यों, क्योंकि ये छुपने के जगह बना लेते हैं नेपाल को, ठीक है ना। तो अगर ये सहयोग रहेगा, नेपाल का अच्छा संबंध रहेगा, तो हमारे लिए महत्व रखता है आंतरिक सुरक्षा को लेकर। भारत द्वारा सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं की सुरक्षा, जो भी भारत क्या कर रहा है, विकास के रूप में वहां परियोजना स्थापित कर रहा है नेपाल में, उसकी सुरक्षा करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको नेपाल में अपने निवेश को सुरक्षित करना है। तो नेपाल की राजनीतिक स्थिरता अच्छी होगी तभी हम सुरक्षित कर पाएंगे। जैसे रेलवे है, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है, महाकाली नदी पे वाहन आवागमन के लिए पुल बनाया गया है, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है भारत ने। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर का सुरक्षा कब हो सकता है, जब राजनीतिक स्थिरता वहां पे अच्छी हो। फिर हमने पहले ही बात कर लिया कि बाढ़ और जल प्रबंधन में या जल विद्युत का विकास के लिए भी क्या है, महत्व है, नेपाल रखता है। क्योंकि कोसी को जानते ही हो, महाकाली को जानते हो, अगर कोसी हमेशा बाढ़ लेके आती है हर साल में, तो उसको प्रबंधन तो करना है, तो बिना नेपाल के हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन करना है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक पावर लगाना है, तो हमें नेपाल का क्या करना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा। और जो वही नहीं, हम प्रोजेक्ट तो लगाएंगे, विद्युत के लिए प्रोजेक्ट भी लगाएंगे और साथ में सीमा के क्षेत्र पे लगाएंगे, तो सीमावर्ती जो राज्य होंगे उनको कम दाम पे क्या मिलेगा, बिजली भी मिलेगा, इसलिए महत्व है। और भारत में राजनीतिक प्रभाव से, अगर जो नेपाल में हमने कहा था ना कि नेपाल में एक नेपाली होते हैं और एक मधेसिया होते हैं, और जब भी
राजनीतिक प्रभाव से बचना है तो हमें क्या करना होगा, मदेशियों को सशक्तिकरण करना होगा, सशक्त करना होगा। क्यों, ये नहीं जानते हैं, नेपाली नहीं चाहते कि मदेशिया क्या हो, मदेशियों को हे दृष्टि से देखते हैं। और संविधान के जब संविधान बन रहा था उसमें देखा गया ऑलरेडी, वो नेपाली लोग मदेशियों को दबाना चाहते हैं। और जब नेपाल में मदेशिया सशक्त होंगे तो हमारा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगा और हमारी कनेक्टिविटी लोगों से बढ़ेगी। फिर ये नहीं होगा कि लोग क्या करेंगे, भारत के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अब देखो संबंधों में चुनौतियां क्या है भारत और नेपाल की। तो देखो, नेपाल की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज में चीन का क्या बढ़ रहा है, हस्तक्षेप बढ़ रहा है। इवन आए दिन चीन का राजदूत वहां पे देखने को मिलता है, उसके हर जगह पे राजनीतिक में या सामाजिक अर्थव्यवस्था नीति की बात होता है, उसमें राजनीतिक जो राजदूत है चीन का वो देखने को मिलता है। तो इन तीनों सेक्टर पे चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, ये हमारे लिए चुनौती है। और यही हमारा मेंस में एक क्वेश्चन लिया गया था कि चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, चीन का आजकल नेपाल में हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तो इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बताएंगे कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से हस्तक्षेप बढ़ रहा है और एक एक एग्जाम्पल देते जाएंगे, बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या भारत पे प्रभाव पड़ेगा, भारत का लेके फिर बताएंगे। और भारत की सारी बातें करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी है, या यही चुनौतियां लिख दोगे तो हो जाएगा। नेपाल में भारत विरोधी बयानबाजी तेजी हुई है, ये भी चुनौती है, क्योंकि वहां पे राजनीतिक कहते हैं ना कि अपनी रोटी सेक रहे हैं भारत को बुरा बना के, ठीक है, और लोगों को भड़का रहे हैं ये दिखा के कि देखो भारत हमारा क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। और सीमा विवाद पे नेपाल का आक्रामक रुख देखने वाला था, काला पानी वाला, जो काला पानी पे अपना मैप बना के बोला कि ये हमारा है। ये विवाद में पहली बार नेपाल क्या हुआ, आक्रामक रुख रखा, और वो भी चीन के सपोर्ट की वजह से। और नेपाल क्या हुआ, बीआरआई में शामिल हो गया। तो ये भी हमारे लिए क्या है, टेंशन है, चुनौती है। नेक्स्ट क्या है कि नेपाल में द्विपक्षीय व्यापार देखा जाए तो भारत के पक्ष में है, नेपाल घाटे में है। इस घाटे की वजह से वहां की जनता या व्यापारी जो है वो क्या करते हैं, असंतोष व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे लिए चुनौती है। फिर नेपाल बोलता है कि बिग ब्रदर वाला आक्षेप लगाता है। दूसरी बात बोलता है कि जो शांति और मित्रता की संधि हुई थी कब, 1950 में, उसके प्रति भारत क्या है, उदासीन है, उदासीन दृष्टिकोण रखता है। सोचो 1950 में शांति और मित्रता संधि हुई थी, उसके बाद इसको देखा नहीं गया, क्योंकि 1950 के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई और भारत चाहता है कि इस पे भी चेंज हो। ठीक है, लेकिन इस पे क्या करता है, उदासीन दृष्टिकोण लगाए रखता है। कौन, नेपाल। और नदी संधि से निपटने, जितनी भी नदी संधि है, चाहे वो कोसी है, महाकाली है, और भी हम संधियां लाना चाह रहे हैं, उसके प्रति भी क्या है, अविश्वास है या शिथिल दृष्टिकोण है। तो कुल मिला जुला के ये बोले कि बिग ब्रदर के सिंड्रोम का आक्षेप लगाता है। 1950 की संधि जो है वो इस समय प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, उस पर विचार करना चाहिए। ये भी हमारे लिए क्या है, चुनौती है, क्योंकि 1950 के बाद भाई 50 साल से 70 साल से ऊपर हो गया, और 70 साल में कहां से कहां चीजें बदल गई हैं। ठीक है, और जितनी संधियां हैं उन पे विचार करना चाहिए। तो इस वजह से एक दूसरे को लेके इस पे अविश्वास है। नेक्स्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वो नेपाल हमेशा इस पे बोलता है कि देरी से करते हैं। अरे नेपाली है ना, हमारा भाई है, हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइम से नहीं पूरा करते हैं नेपाल में, तो नेपाल हमेशा इससे रुष्ट रहता है। और नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा सीमा है वो पोरस है, और पोरस है, आने जाने का स्वतंत्र है। ठीक है, एक कोविड के समय या बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, उस समय ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो सीमा पोरस होने की वजह से भी चुनौती हमारी बढ़ गई है। तो आगे की राह में क्या करना चाहिए, तो समझ में आया, नहीं आया। देखो, संबंधों की चुनौती में हमने बोला
एक बार कर देते हैं कि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है राजनीतिक आर्थिक में, पहला। दूसरा BRI लेके आ रहा है, BRI में शामिल हो गया ये। तीसरा प्रोजेक्ट को लेके और जितने एग्रीमेंट हैं उसमें अविश्वास, ठीक है। चौथा क्या है, पोरस। पोरस हमारा क्या है, बाउंड्री है, उसको लेके। अब पोरस बाउंड्री है तो तस्करी बढ़ेगा, तस्करी बढ़ेगा, ठीक है। आतंकवाद बढ़ेगा, इस रास्ते से आ जाएंगे, माओवाद आ जाएंगे, ठीक है। ये सब पोरस हो जाएगा। ये जितने संगठन वाले हैं, आपराधिक संगठन वाले, वो घुसपैठ बनाएंगे और जो सीमावर्ती राज्य हैं उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो पोरस बाउंड्री हो गया। पांचवा क्या, पांचवा हमारा देखो चीन का प्रभाव पड़ रहा है, BRI में शामिल हो गया, प्रोजेक्ट और जितने एग्रीमेंट हैं उसको लेके अविश्वास है, पोरस बाउंड्री है। फिर चुनौती हमारा पांचवा क्या बोल सकते हैं, वो पांचवा हमारा क्या है कि हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उस पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि हमेशा नेपाल कुछ ना कुछ आवाज उठा रहा है। तो ये हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो अगल बगल के हमारे पड़ोसी देश हैं उसको प्रभावित कर रहा है। केवल नेपाल इसका क्या कर रहा है, बयानबाजी लेके कर रहा है, बिग ब्रदर बोल रहा है, ठीक ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये हमारे सामने क्या है, समस्याएं हैं, ठीक। अब आ जाओ आगे के रहा, भारत और नेपाल के बीच में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। जो हमने बोला था ना कि BBIN है, उस पे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्यों कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगा तो आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या होगा, नेपाल सशक्त होगा। नेपाल सशक्त होगा तो ये हमारे ऊपर विश्वास उसका बढ़ेगा, और विश्वास होगा तो बयानबाजी नहीं होगा भैया, और चीन को नहीं देगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अगर कोई विवाद है तो उस विवाद पे द्विपक्षीय तंत्र स्थापित करना चाहिए। और भारत क्या कर रहा है, सबसे बड़ी कमजोरी है कि भारत क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। मतलब वो एक तरह से बहुत कहते हैं ना कि हाँ देख लेंगे भाई, नेपाल हो ना, ठीक है, हमारे पड़ोसी हो, पड़ोसी के भाई भाई कभी भी हो जाएगा। और वो जो देर लतीफ है, जैसे 1950 की संधि है, या वो मैप पे विचार करने के लिए आक्रामक क्यों हुआ बेचारा, वो कई साल से 15 साल से बोल रहा है कि मैप पे विचार कर ले, इस पे बैठ के हम लोग क्या सुलझा लें सीमा विवाद। भारत टालते जा रहा है। तो इस पक्ष में द्विपक्षीय तंत्र को विकसित करना चाहिए। कोई भी विवाद है उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नेपाल को छोटा देश मान के उसको क्या करें, नजरअंदाज करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भारत को। दूसरी बात है, ये भी बताएंगे कि जैसे बहुपक्षीय मंच है, BBIN है, बिम्स्टेक है, नैम है, सार्क है, इनका उपयोग समान हितों की पूर्ति हेतु करना चाहिए। ऐसा समान हित जो है, जो समान हित है उसको क्या करने, पूर्ति में करने चाहिए जितने बहुपक्षीय मंच है। और राजनीतिक रूप से नेपाल के साथ निरंतर जुड़ाव होना चाहिए और सीमित हस्तक्षेप करना चाहिए भारत को। आर्थिक सहयोग पे मजबूती देना चाहिए नेपाल को कि वो आए दिन चीन से ना मदद मांगे, ठीक है। तो ये सारे हम सुझाव दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी है कि दोनों देशों के मध्य एक स्थिर और पारस्परिक रूप से उत्पादक संबंध सुनिश्चित करने के लिए लोगों के मध्य संपर्कों का लाभ उठाना चाहिए। जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है वो बढ़ावा देना चाहिए, यही बोल रहा है इसमें, सीधी बात है, ठीक है। 1950 की जो शांति और मित्रता संधि है उस पर फिर से विचार करना चाहिए। अब कुछ गलत है नोट्स में, वो आप लोग जब बोल रहे हैं उसको करेक्ट कर लीजिएगा, अगली बार से हम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, आगे की राह दे सकते हैं वे फॉरवर्ड। बाकी आप लोग और पॉइंट है अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी बताइएगा, नोट्स में भी दिया गया है बहुत सारे पॉइंट, ठीक। अब आ जाए BBIN पे, जिसपे हमने कहा था, या इसी को कहते हैं मोटर वाहन समझौता, MVA, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कभी भी पड़ोसी देश की बात हो जाए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, तो BBIN एक डायमेंशन जरूर चपकाना ही है, इसीलिए रखे हैं। देखो हमारा मेन मकसद है ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं इससे ऐसा नहीं हो कि केवल हम पढ़ के निकल गए वही टॉपिक से होगा, नहीं। इस टॉपिक में अगर कोई डायमेंशन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल में आप यूज कर सकते हैं। बस कैपेसिटी होना चाहिए कनेक्ट करने की, अगर नहीं है तो वो हम कनेक्ट करवाएंगे ही, ठीक। तो अब देखो
ये बीबीआईएन क्यों रहा? देखो बीबीआईएन न्यूज में इसलिए रहा कि बीबीआईएन में जो भूटान है ना, इसने ही समर्थन नहीं दिया है अभी तक। बाकी बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ने दे दिया है, तो भूटान ने नहीं दिया है, इसीलिए ये न्यूज में रहा था। तो अब आगे आ जाते हैं कि बीबीआईएन क्यों है इंपॉर्टेंट। तो अन्य संबंधित तथ्य देख लो। अन्य संबंधित तथ्य बीबीआईएन से क्या है कि ये परियोजना आधारित साझेदारी के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को एक मंच पर लाता है। यह परियोजना जो बीबीआईएन है, ये परियोजना कितने लोगों को, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को एक मंच पे लाता है बीबीआईएन। ये एक और तथ्य हो गया। दूसरा है सदस्य, जितने इस बीबीआईएन के सदस्य हैं, उन सदस्य देशों में आर्थिक विकास, आर्थिक विविधीकरण, समावेशी विकास और स्थिरता, ऊर्जा तक पहुंच, सुरक्षा संबंधित समान आकांक्षाओं से साझा करता है। देखो कहने का मतलब है, जब हम बोल के पढ़ते हैं तो लगता है कि हम खुद ही नहीं समझते हैं और आप लोग को क्या समझा पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि क्लैरिटी हमें रखना चाहिए। देखो बीबीआईएन में कौन कौन से हैं, तो बीबीआईएन में कौन कौन से देश हैं इस नाम पे मत जाना। साझेदारी कौन कौन करता है, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल तो है ही है। ठीक है, इसके अलावा इसके सदस्य देश और कौन है, मालदीव है, म्यांमार है और श्रीलंका है। तो मालदीव, म्यांमार और तो एमएमएस एक और ऐड कर लेना इन नाम से, इनके सदस्य हैं। अब बीबीआईएन के आने से इतना अच्छा परियोजना है कि ये अगर सफल हो जाता है तो जो सदस्य देश हैं उसके आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। साथ ही में क्या होगा कि ये मोटर व्हीकल के लिए एग्रीमेंट है, रोड बनाया जाएगा। अभी दिखाते हैं वो रोड जब बनाया जाएगा तो परिवहन जो भी होगा उसमें तेल की खर्चा कम होगा। ठीक है, तो एक तरह से कहें कि समावेशी विकास होगा, समावेशी विकास होगा। तीसरा क्या है कि इस क्षेत्र में स्थिरता लाएगा। ठीक है, और आर्थिक रूप से विविध हो जाएगा। क्यों विविध हो जाएगा भाई? श्रीलंका अगर मत्स्य पे है या चाय पे बगानी पे है तो वो उसमें फोकस होगा, बाकी लोगों को बहुत अच्छा चाय पत्ती मिलेगा, लोग बैठे बैठे चाय पियेंगे। तो मतलब कहने का मतलब कि आर्थिक विविधीकरण हो जाएगा। तो बीबीआईएन आने से हमारा क्या हो जाएगा, मजबूती आएगा, हर सेक्टर में आएगा। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। बैठे रहोगे, अगर आप नागालैंड के हो, अगर बैठे रहोगे कहोगे कि अरे आओ थोड़ा बांग्लादेश घूम के आते हैं, वो एक दोस्त बना था उसे मिल के आते हैं। उद्देश्य क्या है बीबीआईएन का? तो क्षेत्रीय समृद्धि लाना, जितने सदस्य हैं उन क्षेत्रों में समृद्धि करना। ठीक है, आर्थिक अवसरों पे सुधार करना और लोगों को, जो उस क्षेत्र में लोग रहते हैं उन लोगों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना। ये बीबीआईएन का क्या है, उद्देश्य है। ठीक, अब देखो बीबीआईएन एमवीए के बारे में देखें तो ये 2014 में आया था, लेकिन सार्क की असफलता, सार्क की वजह से ये ठंडे बस्ते में चला गया था, फिर असफल हो गया एमवीए 2014 में। तो 2015 में एमवीए, ये मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट किया गया। अस्थायी रूप से भूटान क्या हो गया, वापस हो गया। इसमें अभी भूटान शामिल नहीं था 2017 में, और वर्तमान समय में भी अभी वो शामिल नहीं है। ठीक है, और जो ये बीबीआईएन एमवीए मोटर व्हीकल एक्ट है, ये क्या करेगा, अगर एक बार लागू हो गया तो सुरक्षित, किफायती, कुशल और पर्यावरण अनुकूल सड़क परिवहन सुनिश्चित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। कौन, बीबीआईएन एमवीए। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये नेपाल को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सिलीगुड़ी है, भूटान को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गुवाहाटी असम को, शिलांग मेघालय को, और सिलहट बंगाल का, अगरतला त्रिपुरा को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे चिटगोंग पोर्ट है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और कोलकाता को कर रहे हैं। तो देखो हमारे हिसाब से जरा सा देखो कि अगर वीवीआईएन नेटवर्क डेवलप हो जाता है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगा, और वो मजबूती मिलेगा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सामरिक रूप से।
ये मजबूती खास करके मिलेगा। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और सामरिक रूप से मजबूती नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा। साथ ही साथ इससे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इधर और तो दिया नहीं है देश का, हम इतने ही देश का देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हमें जाना होगा कोलकाता से, तो कोलकाता से गुवाहाटी या शिलोंग जाना होगा, तो हमें घूम के ना जाके हम ये रास्ता अपनाते हुए चले जाएंगे। कोलकाता से ढाका गए, सिलट गए और शिलोंग पहुंच गए। या हमें कोलकाता से अगरतला है तो हमें एक ही रास्ता से ऐसे आना होता, लेकिन इसके बन जाने से अगरतला है कितना नजदीक हो गया। अगर मान लो त्रिपुरा में कोई बहुत बढ़िया सामान बनाया जा रहा है, हस्त कुटीर का सामान है, और वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, तो चिटगांग पोर्ट है, चिटगांग पोर्ट पे वहां पे पास में पड़ेगा, ले जाएगा अपना सामान विदेशों तक पहुंचाएगा। तो इस तरह त्रिपुरा भी क्या होगा, डेवलप होगा। या कोई विदेशी निवेश भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो हर तरह से रास्ता खुल जाएगा। BBIN को समझो। तो जब भी इस क्षेत्र का नॉर्थ ईस्ट को बात करना हो, जब भी हमें देखो नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करना हो, तो BBIN एक दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं BBIN का लाभ क्या होगा। तो देखो, एक तो सामरिक लाभ होगा। सामरिक लाभ ये होगा कि ऊर्जा, जल प्रबंधन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बेहतर निवेश सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि हमने बताया कि ये पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पोर्ट है चिटगांग, चिटगांग पोर्ट से हम नॉर्थ ईस्ट पे अपनी ऊर्जा की जितनी आवश्यकताएं हैं वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक बात बताया, निवेश भी हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट को क्या मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, विकास सुनिश्चित होगा। चीन पे नेपाल की भू राजनीतिक निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेपाल जो चीन पे डिपेंडेंट है या BRI का पार्ट बन गया है, उसके BRI के अपोजिट में जब भी यूज करना हो तो BBIN को जरूर यूज करना। अक्सर भूल जाते हैं, BRI के अपोज में भारत इसको डेवलप कर रहा है, तो BRI के विकल्प देगा ये। अगर मान लो हिमालय क्षेत्र है, नेपाल है, भूटान है, कोई आपदा आ जाता है, तो इस BBI मोटर व्हीकल एक्ट के जो नेटवर्क है उससे जल्दी राहत पहुंचाया जा सकता था। हमारा रिस्पांस क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है कि BBIN हमारा एक देखो कि यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है ना, म्यांमार से इसके आगे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है या म्यांमार है, हम म्यांमार से कनेक्ट कर दें तो हम क्या, आसियान जो ग्रुप है ना, आसियान ग्रुप से हम कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे कनेक्ट होंगे, देखो हमारा क्या है, वो BBIN है जो नेटवर्क हमने देखा, और उसके बाद भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाने की बात कहा जा रहा है, किसमें, आसियान में। इस भी राजमार्ग का नाम बहुत अच्छे से याद रखना, भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। ठीक है, इससे म्यांमार को, भारत को कनेक्ट किसके लिए करा जा रहा है, भारत को कनेक्ट किया जा रहा है म्यांमार से, थाईलैंड से। ठीक है, तो जब कनेक्टिविटी होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी BBIN से जुड़ जाएगा। जब BBIN से जुड़ जाएगा तो हमारा जो भी ये क्या, म्यांमार या थाईलैंड किसका है, आसियान ग्रुप का मेंबर है, तो हमारी आसियान तक पहुंच क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। जो हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात किए हैं, आसियान के लिए लाए हैं, वो और स्ट्रांग हो जाएगा। हमारा जो भी संसाधन या साधन, कुछ भी व्यापार करना है, वो व्यापार बड़ा आसानी से होगा जब BBIN इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा पहुंच कहां तक हो जाएगा, आसियान तक। ठीक है, दूसरा हमारा सामाजिक आर्थिक महत्व है। सामाजिक आर्थिक महत्व में क्या है, जो वस्तु है, वाहन है, लोगों को निर्बाध सीमा पार की आवाजाही की सक्षम बनाएगा। तो लोग क्या करेंगे, कनेक्टिविटी होंगे तो सामाजिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, समाज में सुदृढ़ता बढ़ेगी, और जब सुदृढ़ता बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, तो फिर आर्थिक भी रूप से महत्व होगा। और विश्व बैंक ने बोला है कि मोटर व्हीकल एक्ट के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार, जो ओरिजिनल व्यापार यातायात है, वो 60% तक बढ़ सकता है। BBIN का इतना इंपॉर्टेंस है कि जो इसके मेंबर हैं उस क्षेत्र तक 60% व्यापार बढ़ सकता है, सोचो। और इस क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं, उस उप क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक, इसकी वजह से, BBIN की वजह से जो हमारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक आता है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, पोर्ट तक पहुंच आसान होगा। ठीक है,
पेट्रोलिंग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं सुरक्षा के लिए। तो ये सारे हमारे क्या महत्व हैं। ठीक, अब चुनौतियां क्या हैं? तो देखो सर, इसमें के बीच में जो बीबीआईएन बनाना है तो कोई ना कोई प्रशासनिक लोग ही बनाएंगे, अधिकारी ही बनाएंगे। तो बीबीआईएन को बनाने में जो नियम है, प्रक्रिया है, रेगुलेशन है, इन सब की बात की अस्पष्टता नहीं है। तो ये हमारे लिए चुनौती है। भाई रोड बनाना है तो मान लो कि अगरतला में ही रोड बनाना है त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा के जिस डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करना है तो वहां का डीएम को एक्टिव होना चाहिए, वो प्रक्रिया जानता हो, नियम जानता हो, उसके रेगुलेशन जानता हो, तभी तो कनेक्ट कर पाएगा। जब वहां पे अस्पष्ट ही नहीं होगा डीएम, तो वो क्या रोड बनाएगा? बात समझ रहे हो? तो अधिकारियों के मध्य इनकी प्रक्रिया या उपयोग को लेके अस्पष्टता है, पहली बात। दूसरी बात है तकनीकी चुनौतियां हैं। तकनीकी चुनौतियां क्या है कि बीबीआईएन को जब बनाया जाएगा तो भाई ये रोड पे है तो टोल टैक्स लिया जाएगा या सीमा शुल्क कर लिया जाएगा, टैरिफ लिया जाएगा। तो वो कैसे निर्धारण हो? पहली बात, कैसे निर्धारण हो? हम जैसे मान लो कि ये भारत है और इसी के पास बांग्लादेश है, तो कैसे एक जगह जहां पे एक तो सेंटर होगा जहां दोनों कनेक्ट होगा और एक पे क्या होगा, जैसे ही पास करेगा तो चेक पोस्ट होना चाहिए दोनों का। तो दोनों के चेक पोस्ट बनाने के लिए दोनों के राजामंदी होना चाहिए, तो चेक पोस्ट बनाने में दिक्कत है। तो ये तकनीकी चुनौतियां हैं बीबीआईएन को लेकर। क्या? सीमा शुल्क, टैरिफ, ठीक है, और सीमा पे चेक पोस्ट बनाना, ये तकनीकी चुनौतियां हैं। फिर प्राकृतिक जोखिम, क्योंकि नेपाल में भूकंप आते रहते हैं, भूटान में आएंगे, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, घाटियां हैं, ये संवेदनशील क्या है, तटीय क्षेत्र है। तो ये सब विषमता भी क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे बीबीआईएन को। ठीक, तो हमने क्या बोला कि अधिकारियों को लेके, अधिकारियों के मन में या मध्य प्रक्रिया, नियम आदि को लेके क्या है, अस्पष्टता है। दूसरा है तकनीकी चुनौती, जैसे सीमा शुल्क है, टैरिफ है, सीमाओं पे चेक पोस्ट है, उसको लेके। फिर हमने बताया कि भौगोलिक चुनौतियां हैं। भौगोलिक चुनौतियां या प्राकृतिक जोखिम है, जैसे हिमालय पर्वत है, घाटियां हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्र है। तो तटीय क्षेत्र में कभी आ गया सुनामी तो ले डूबा, भूकंप आया तो हिमालय क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चुनौतियां हैं। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, ये भारत जैसे तो कुछ विकसित है, बाकी जो नेपाल है या बहुत सारे देश में जो कनेक्ट हैं उससे, बांग्लादेश वगैरह हैं, वहां पे ऊर्जा की कमी है, सूचना और संचार की कमी है, ऐसे प्रौद्योगिकी का क्या है, कमी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कनेक्टिविटी में क्या होगा, दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, अगर ऊर्जा होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लें, छोटा सा लेमैन के समझो, सड़क है, रात को लाइट ही नहीं जल रही है, तो ये सड़क बना रहे हैं, तो रोड लाइट अगर ना हो तो फिर तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां से टर्न हो रहा है रोड और यहीं पे बगल में नदी निकल रही है, ये सीधे जा रहा है रोड, चले गए नदी में फंसा दिया है, टर्न होना चाहिए। तो कहने का मतलब मैंने एक लेमैन की तरह एग्जांपल लिया, ये सारी चीजें दिक्कत करेंगी। और ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये सब सोच के, दिमाग पे बैठ के सोचना, क्या क्या चीज हमें फायदा हो सकता है रोड से, क्या दिक्कतें होंगी। सिर्फ रोड पे जाके बैठना, रोड पे बैठ के सोच लेना तो दिक्कतें पता चल जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में बात करें तो आप लोग चाय और पी लो, उसके बाद ये बात करते हैं। तो आइए बंगाल के बारे में संबंध पढ़ने के पहले हम लोग बंगाल की अवस्थिति देखें। तो बंगाल ये है, ठीक है। कहने का मतलब कि जब भी भारत की नक्शा होगा तो पूरा बनाना नहीं है, ऐसा है कि समझ में आ जाए, ये हुआ, ये हमने त्रिपुरा घुमाया और ये चीजें लेके आ गए। तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये क्या है, बांग्लादेश है, जो ये बताया। ठीक, तो बांग्लादेश की अवस्थिति देख लिया। अब समझ में आना चाहिए, या नहीं समझ में आएगा तो फिर हैं और क्या बोल सकते हैं। भाई देखो, आदमी एक एक दिन में 2-2, 3-3 संबंध देखे, एक तो संबंध संभालने से संबंधता नहीं है, और एक दिन में हम लोग
नेपाल का देख लिए, बांग्लादेश के देखें, इसके बाद यूएस का देखेंगे, और यूएस के बाद फ्रांस देखेंगे। तो 4 संबंध देखने जा रहे हैं, तो कैसे दिमाग में घुसेगा। तो मेरा ये कहना है कि परेशान ना होना इस चीज को लेकर। हर एक आदमी की कैपेबिलिटी, क्षमता अलग अलग होती है। अगर तुम चाहो कि एक बार में, हो सकता है कि कोई हो कि चारों के चारों समझ ले, लेकिन समझने की एक ही समझ रहे हो, बढ़िया से समझ रहे हो, तो उसको एक ही समझ के दूसरे दिन देखो। टेक योर टाइम। चाय पी रहे हो, 15-20 मिनट वो देख लिया भाई। सुबह चाय पियोगे, शाम को चाय पियोगे, 15-15 मिनट या 20-20 मिनट देखे तो 40 मिनट तो यही हो गया। ठीक है, दोपहर में खाना खाते हो, लंच लेते हो, वो लंच के समय में ईयरफोन लगा के आधा घंटा खाना खाओगे, तो उसमें देखते रहो, खाते रहो। समझ गए। और ओवरऑल रिवीजन करना हो तो कर लो। कहने का मतलब है कि फुटकर में भी टाइम निकालोगे तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि 4 संबंध एक लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, हम अपना कोरम पूरा कर रहे हैं। कोरम नहीं पूरा कर रहे हैं भाई। हमको भी हंसी आता है कि क्या कहेंगे आप लोग, हम टू द पॉइंट बता रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लेक्चर जो ले रहे हैं, तो आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा कि कब क्या हम कह दें, क्या चीज बोल दें। खुद हम नहीं जानते तो आप लोग क्या जानेंगे। तो आई थिंक अब चाय पी रहे होंगे, चाय वाय पी के अब आते हैं इस पे, निपटते हैं भारत और बांग्लादेश पे। तो देखो 1947 से पहले देखें, एक नजर देखें तो भारत का अंग था, ठीक, बांग्लादेश, ठीक। लेकिन जब डिवीजन हुआ 1947 में, तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना गया बांग्लादेश। फिर 1971 में ये पूर्णतः आजाद हो गया। तो ये हम थोड़ा सा टाइम लाइन चर्चा की है, जो हमें लिखना नहीं है। तो हम कहें कि भारत और बांग्लादेश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत पुराना संबंध है। तो जी हाँ, संबंध है। आर्थिक रूप में देखें तो दोनों के बीच में व्यापार लगभग 10.8 अरब डॉलर का या बिलियन डॉलर का होता है। और बांग्लादेश दक्षिण साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साउथ एशिया की बात हो रही है, ठीक है, ये डाटा है। बांग्लादेश भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट का सबसे बड़ा लाभार्थी है। लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने दिया है किसको? बांग्लादेश को, और उसका सबसे बड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या है? लाभार्थी है। ठीक, समझ में आया? अब दिमाग में ये हो रहा होगा कि बार बार लाइन ऑफ क्रेडिट बोल रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पे हमें देना चाहिए। आप लोग को लग रहा है ना? तो बता देते हैं। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट को समझने के लिए बड़ा आसान है कि मान लो ये ऐसा नहीं हो कि हम रेट दिए हैं, लेकिन हाँ ऐसा प्रावधान किए हैं कि भाई आप कभी समस्या में या कहीं ऐसे बिंदु पे उलझ गए कि आपको पैसे की जरूरत है और आपको कुछ आयात करना है या कुछ भी करना है और पैसे के लिए फंस गया, तो आप हमारे पास आइए और आपको पैसा दे दिया जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट यही है कि पहले से निर्धारित है कि हम दे देंगे। ठीक है, तो इससे आत्मविश्वास बना रहता है, अरे कुछ नहीं, गड़बड़ होगा तो चले जाएंगे भारत के पास। ठीक, तो बस ऐसे ही समझ लो ले भाषा में। फिर लाइन ऑफ क्रेडिट से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है अगर न्यूज में ना रहा तो। ठीक है, सहयोग के क्षेत्र देखें तो बांग्लादेश और भारत का सहयोग क्या है? रक्षा और सुरक्षा से लेके देखो, मिलन एक्सरसाइज करता है, संप्रीति एक्सरसाइज करता है, खुफिया जानकारी एक दूसरे को साझा करते हैं। जैसे रोहिंग्या में आतंकवादी ग्रुप भी शामिल हो गए थे, आतंकी ग्रुप। ये बताया था किसने? ये बताया था बांग्लादेश ने। ठीक है, और भारत द्वारा सैन्य उपकरणों की, जो सैन्य उपकरण है उनकी आपूर्ति की जाती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरे देश से, ज्यादातर भारत ही करता है। ठीक है, तो आंख बंद करो, सामरिक या सुरक्षा में लिखो, एक्सरसाइज जितने याद है वो, खुफिया जानकारी देते हैं वो, सैन्य उपकरण करते हैं, जो भी समझ में आता है ना तार्किक रूप से, वो सब लिख सकते हो। और ये चीजें रटने वाली नहीं है भाई, ठीक है, कभी रटना नहीं। पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा आदि में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, परमाणु सेक्टर में कर रहे हैं, न्यूक्लियर सेक्टर में, अंतरिक्ष में, आईटी में। ठीक है, तो ये सारे आईटी वगैरह उद्योगों में, मतलब साइंस एंड टेक वाला हम ले लें तो यहाँ पे यूज हो रहा है।
विदेश नीति में देखें तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट इंडिया के केंद्र में है कौन? बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश के इधर आएंगे तो क्या म्यांमार स्टार्ट हो जाएगा, फिर म्यांमार स्टार्ट हो गया तो हम आ गए एक्ट ईस्ट नीति में। अब बांग्लादेश है ही है, नहीं समझ में आ रहा भाई, देखो मैप में ये है बांग्लादेश और इसी के बगल में ये म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। तो हम पड़ोसी हमारा हुआ तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हो गया और साथ ही में म्यांमार से कनेक्ट है, तो हम इसके थ्रू कहाँ जा सकते हैं? म्यांमार भी जा सकते हैं, अर्थात एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। या इससे सोचो कि BBIN, इससे पहले ही बताया था, BBIN कैसे जोड़ता है? म्यांमार, थाईलैंड और भारत त्रिपक्षीय राजमार्ग से जोड़ता है BBIN, तो उससे भी क्या हो जाएगा? एक्ट ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र में है किसके किसके? एक्ट ईस्ट के और नेबरहुड के, ठीक। बहुपक्षीय सहयोग हो रहा है, जैसे सार्क में मेंबर है दोनों, बिम्स्टेक में है, ओशन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में दोनों है, तो ये बहुपक्षीय सहयोग होगा। आदि हमेशा लिख देना, जो भी याद आए वो कर लेना। 2015 में याद है कि 6वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें भूमि सीमा समझौता हुआ था, तो ये सहयोग बताओगे। सांस्कृतिक रूप से संबंध है ही है, ठीक है। बांग्लादेश के छात्रों को छात्रवृत्ति देता है कौन? इंडिया देता है, तो ये हमारा सहयोग का क्षेत्र है। तो एक बार सहयोग के क्षेत्र को देख लो, सामरिक रूप से, साइंस एंड टेक से, विदेशी नीति में लेके, बहुपक्षीय सहयोग को लेके, सीमा प्रबंधन को लेके, सांस्कृतिक रूप से लेके और सामाजिक आर्थिक जो भी देख सकते हो वो सब होगा। लेकिन जो मोटा मोटा फिर से वही बात बताएंगे कि 125 और 200 में कितना लिखोगे, जो मेजर होगा वही जो तुम्हें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ कलम नहीं रुकेगा, ये विश्वास है, अगर जानते हो समझते हो तो, कि सहयोग का क्षेत्र क्या होगा और डायमेंशन बता दिया तो, ठीक है। चुनौतियां क्या है? तो बांग्लादेश में तीस्ता और बराक नदी के जल बंटवारा को लेकर हमेशा भारत और बांग्लादेश में बना रहता है, ठीक है। किसको? तीस्ता और बराक नदी, ठीक है। और तीस्ता में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल नौटंकी करता है, वरना ये कभी हो गया होता। FDI में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के माध्यम से क्या कर रहा है? चीन हस्तक्षेप कर रहा है, अर्थात बांग्लादेश में चीन क्या कर रहा है? FDI लेके आ रहा है, निवेश कर रहा है, इसकी वजह से चीन में का प्रभाव बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश में, तो ये चुनौती है। जो अवैध बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये भारत में अप्रवासी रूप में या शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं और ये हमारे लिए क्या? आंतरिक सुरक्षा पैदा करने, आंतरिक सुरक्षा के सामने चिंता पैदा कर रहे हैं। कौन? अवैध जो बांग्लादेशी हैं, जो आसाम में हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ज्यादातर आसाम और त्रिपुरा वगैरह में। रोहिंग्या है, रोहिंग्या भी ये चुनौती है, ये हमने बताया ही है कि रोहिंग्या समुदाय का आतंकवादी समुदाय से क्या है? साठगांठ भी है। अवैध गतिविधियों को जन्म देने वाले पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है मतलब पोरस बॉर्डर होने की वजह से तस्करी, ठीक है, जितने तरह की तस्करी होती है, तस्करी कितने प्रकार की होती है? तस्करी ड्रग, देह तस्करी, अंग तस्करी, ठीक है, हथियार की तस्करी, ये तस्करी के प्रकार है, तो तस्करी को बढ़ावा देगा, ठीक है। जब पोरस बॉर्डर होगा तो क्या होगा? तस्करी को बढ़ावा देगा, ठीक है। सीमा समवर्ती क्षेत्र जो हैं, समवर्ती राज्य हैं भारत के, वो उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। और बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ रहा है, अल्पसंख्यकों के बीच में कट्टरता बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के रूप में देखें कि हरकत अल जिहाद अल इस्लामी, हरकत अल जिहाद अल इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूह की उपस्थिति है बांग्लादेश में, और इन बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों के ऐसा माना जाता है कि ISIS के साथ क्या है? साठगांठ है। तो ये हमारी चिंताएं हैं, ठीक। चिंताएं और भी हो सकती हैं, चिंताएं हम बताने के लिए सारे चीजें जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब बोल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ जो मेजर है वही बता रहे हैं, ठीक है ना। और इतना ही जान गए तो बहुत होगा, 5-5 लाइन भी जान गए लिखने के लिए तो बहुत है, ठीक है। हमें PhD नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। बहुत लोग चाहते हैं PhD करना, हमें PhD नहीं है। तो क्या किया गया? अगर बांग्लादेश और इंडिया के संबंध बढ़ाना है तो क्या किया गया? तो देखो,
व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जैसे सीमा शुल्क में कटौती किया गया, जो आवर्जन दस्तावेज में है वो उसमें सरलता लाया गया। आवेदन मतलब माइग्रेशन वाले, माइग्रेशन डॉक्यूमेंट में क्या किया गया, सरलता लाया गया। भूमि सीमा शुल्क स्टेशन लगाए गए, बॉर्डर पे हाट लगाए गए, चेक पोस्ट लाया गया, जैसे असम में सुतारकंडी लाया गया। तो ये हम कह रहे हैं कि व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जिसमें शुल्क की कटौती हुआ। फिर माइग्रेशन को सरल बनाया गया, ठीक है, भूमि सीमा शुल्क लेके आया गया, बॉर्डर हाट पे बॉर्डर की सुरक्षा दिया गया। ये बस नहीं भी आता होगा ना तब भी लिख लोगे कि भाई बॉर्डर लगता है तो बॉर्डर की सुरक्षा देना है, व्यापार के लिए बढ़ावा देगा, ये विकास में सहयोग होगा। एक आध विकास के लिंक जान लो, जैसे मैत्री पाइपलाइन है, अगरतला रेल लिंक है, अखौरा अगरतला लिंक, भारत और रूस द्वारा दोनों मिलकर बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो ये सहयोग है विकासात्मक। कनेक्टिविटी में देखो, कनेक्टिविटी में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो BBIN तो ही है ना, ठीक है। और उसके बाद जैसे फेनी ब्रिज पे पुल बनाया गया तो वो बना दो। तो याद कुछ नहीं करना है। कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा बांग्लादेश की सहायता किया गया। तो कोरोना महामारी में चाहे टीका हो चाहे दवाएं हो, वो सहायता कौन किया, भारत ने किया। नदी विवाद का समाधान हो रहा है, जैसे फेनी नदी के जल बंटवारे पे 2019 में क्या हुआ था, 2019 में समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था। तो नदी विवादों का समाधान किया जा रहा है। तो ये हम बोल देंगे कि भाई उठाया गया कदम दोनों की तरफ से संबंध को बढ़ाने के लिए है, व्यापार को बढ़ावा दिया, विकास में सहयोग कर रहे हैं, कनेक्टिविटी में सुधार ला रहे हैं दोनों मिलकर, नदी विवादों का समाधान कर रहे हैं। आल्दो तीस्ता और बराक नदी का नहीं हुआ। तो आगे की राह क्या है, तो भाई देखो आगे की राह पे सबसे ज्यादा समस्या है माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन पे एक सजेशन दो कि एक प्रबंधन होना चाहिए माइग्रेशन पे। जल संसाधनों का क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए, ये बताओ, ठीक है। और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारा विदेश नीति में एक बहुत बड़ा योगदान होता है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, विश्वास बनाने के लिए और निवेश लाने के लिए। परियोजनाएं जितनी हैं उस परियोजनाओं में तेजी किया जाए। भारत इतना नहीं है कि शिथिल रहे, लुंज पुंज रहेगा, रहे पड़ोसी है ना, कर लेंगे, ठीक है, टाइम पे पूरा करें, ठीक। अगर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से ले जाना हो या लाना हो, वो चटगांव और मोंगला बंदरगाह का उपयोग लेके समझौता करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है नॉर्थ ईस्ट को मजबूती देने के लिए कि चटगांव और मोंगला बंदरगाह का उपयोग करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और बदलते समय के साथ अपनी विदेश नीति के ऊपर भी हमेशा समयानुसार मूल्यांकन करना चाहिए। यही तो दोगे सुझाव, क्या दोगे। अब आ जाते हैं हिंद महासागर का क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, IOR की बात। तो हिंद महासागर में लगे देशों की समग्र सुरक्षा की बात कहा जाता है। अगर हिंद महासागर सुरक्षित कैसे होगा, जरा सा हम मैप देख लेते हैं तो बात समझ में आएगा। देखो ये है हमारा हिंद महासागर, और ऐसा नहीं है नीचे भी आएगा, लेकिन हम बता रहे हैं मोटा मोटा हिंद महासागर। ऐसा नहीं कि ये कहोगे सर ये बाउंड्री वाला पे नहीं आएगा हिंद महासागर, आएगा भाई हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ये है, ठीक है। अगर ये देखो तो ये सारे पूर्वी राज्य, अब मिटा दें बाउंड्री, अब देखते हैं कौन कौन लगाता है बाउंड्री। अब बाउंड्री में देखें हिंद महासागर का, तो बाउंड्री में देखो ये लगाता है जो पूर्वी अफ्रीका वाले हैं, मेडागास्कर वाले, ठीक है, मालदीव है, ये छोटे छोटे देश तो दिखाए नहीं गए हैं, ठीक है, ये हुआ। फिर ये देखो एशिया में, एशिया के ये देश जो हैं ये लगेंगे, ठीक। भारत तो लगेगा ही, यहाँ पे म्यांमार हो गया, ये सब देश यहां से पहले तक अगर देखें, इससे पहले वाले जापान से पहले, ये बाउंड्री खींच लो ऐसे, इससे पहले वाले क्या है, यहाँ पे LOC हो गया, ठीक है। तो ये बाउंड्री जो बन रहा है, ये जितने देश हैं सारे देशों से, ये अगर ये देश मजबूत रहेंगे किनारे वाले चारों तरफ जो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर क्या होगा, हिंद ओशन या इंडस क्या होगा, सुरक्षित होगा। हिंद महासागर क्या होगा, सुरक्षित होगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर दो तरफा है, या हिंद महासागर को सुरक्षित करके
इनको हम प्रमोट करें और सुरक्षित करें कि भाई डेवलप करो, तो ये इसमें ज्यादा मेहनत लगेगा। ऑल्दो हम क्या करें कि जितने देश लगे हुए हैं हिंद महासागर से, उनको क्या कर दें, स्ट्रांग बना दें। स्ट्रांग बना देंगे तो अपने एरिया में क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, तो पूरी तरह से हिंद महासागर क्या हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा। तो उसी को लेके हम ये बात कर रहे हैं हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर की बात करें, देखो कि हिंद महासागर में लगे देशों की समग्र सुरक्षा की बात करें तो समग्र सुरक्षा में सब कुछ होना चाहिए, अर्थात सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जाता है। इसमें समग्र सुरक्षा में क्या होगा कि सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती से निपटना होता है, आपदाओं से निपटना होता है। यही हिंद महासागर का क्या है, समग्र सुरक्षा है। अर्थात क्या करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय डकैती से बचाना हो, जो भी व्यापार हो रहा है वो व्यापार से क्या करेंगे, देखो व्यापार करना है तो ये जितने भी ये तेल के खदान वाले हैं व्यापार करेंगे, तो व्यापार करने के लिए क्या होगा, हिंद महासागर होगा। और हिंद महासागर को में जब डकैती होगा, जो सबसे ज्यादा ये इस रीजन में देखने को मिलता है, ये हॉर्न वाले रीजन में ये डकैती करते हैं। यहाँ से तेल लेके या कोई व्यापार करने वाला जहाज जा रही है, इसे सुने लूट लेते हैं, यहाँ पे लूट लेते हैं, तो डकैती से बचाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हिंद महासागर की सुरक्षा से संबंधित चिंताएं हैं उसका क्या करना है, समग्र समाधान करना है। इसके लिए IUR आया था। इसमें 4 अलग अलग गतिविधियां शामिल हैं। समग्र सुरक्षा में अगर देखें तो क्या है कि क्षमता का निर्माण करना, अर्थात हमने बताया था ना कि पूरे जो हिंद महासागर के इर्द गिर्द जो भी देश हैं उनकी क्षमता का निर्माण कर दो, अपने आप हो जाएगा। सैन्य सहायता करना, सैन्य सहायता मतलब हथियार गोला बारूद दो कि भाई अगर डकैत आ रहे हैं और वो डकैत लूट रहे हैं तो कम से कम लड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सैन्य कूटनीति करना, सैन्य कूटनीति का वृद्धि का मतलब कि इस क्षेत्र में कि सैन्य कूटनीति में कि हर एक देश वाले अपने पार्टिसिपेट करें सेना को लेकर, ऐसा कुछ कूटनीति होना चाहिए। सैन्य बलों की सीधी तैनाती करना, तो इस सेक्टर में क्या करें, हिंद महासागर में सैन्य बलों की सीधी तैनाती करेंगे तो समग्र क्या हो सकता है, सुरक्षा हो सकता है। तो हिंद महासागर की समग्र सुरक्षा कैसे हो सकता है, क्षमता के निर्माण के द्वारा, सैन्य सहायता के द्वारा, सैन्य कूटनीति के द्वारा और सैन्य बलों की सीधी तैनाती के द्वारा। ठीक है, अब देखो भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट कौन है, क्यों है ये इंडियन ओशन, क्यों इतना है। तो देखो भाई व्यापार 70% व्यापार किससे करता है भारत, इसे इंडियन ओशन से करता है। और मात्रा के हिसाब से देखें, मात्रा के हिसाब से देखें तो 90% करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितना करता है मात्रा के हिसाब से, 90%। दूसरी बात, इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंट क्यों है, चीन को प्रभाव को संतुलित करना है। जैसे इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स वगैरह लेके आ रहा है तो उसकी पल्स स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए ये कर सकता है। संसाधन, जानते ही हैं कि जो हमारा हिंद महासागर है वो संसाधनों से भरपूर्ण है, ठीक है, परिपूर्ण है। तो जब संसाधन का दोहन करेंगे तो हमारा विकास भी होगा। तो संसाधन को लेके है, चाहे मत्स्य संसाधन हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे किसी तरह के लेके हो। ठीक है, और यही नहीं, संसाधन ही नहीं, लगभग 14 मिलियन से अधिक लोगों को क्या करता है, रोजगार देता है हिंद महासागर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हिंद महासागर का इंपॉर्टेंट सेकंड पेपर से जोड़ो, फर्स्ट पेपर से जोड़ो, वहां से भी ये इंपॉर्टेंट, मतलब वहां से भी पॉइंट मिलेंगे जब बताएंगे तो। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट के बारे में हमें जानना चाहिए कि व्यापार से है चीन को संतुलित करने के लिए संसाधन के रूप में, और संसाधन बहुत प्रकार के हैं, जब फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। हिंद महासागर के क्षेत्र में व्याप्त खतरे क्या हैं, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी होता है, अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्यन होता है, ठीक है, मानव दुर्व्यापार होता है, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं किसी हिंद महासागर में खतरे को लेकर। ठीक, अब आ जाते हैं कि भारत कैसे समग्र सुरक्षा को प्रदान कर रहा है हिंद महासागर में। एक बड़ी बात है कि कर रहा है, ये आएगा नहीं क्वेश्चन, उस समय न्यूज में था, लेकिन समग्र सुरक्षा भाई 21वीं सदी वही उसी की है जो हिंद महासागर पे राज करेगा, और राज वही करेगा जो समग्र सुरक्षा प्रदान करेगा। तो भारत कहां तक है, कैसे कार्य कर रहा है, तो भारत की नीतियां हैं इसके लिए, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है तो उससे लगे हुए हैं। दूसरा, सागर लेके आया नीति जो हिंद महासागर को क्या करता है, सुरक्षित करता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ये क्या रखा गया है, कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढांचा, विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करना, ये नेबरहुड की पॉलिसी है। सागर की नीति में क्या, जो सागर नीति बताया उसमें सागर नीति में ये है कि जो हिंद महासागर के अगल बगल जो देश हैं उनसे क्या
अधिक विश्वास सृजित करना, साथ ही समुद्री नियमों, मानदंडों और विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए ये सागर नीति है। तो ये दो नीति लेके कर रहा है। भू सामरिक स्थिति में देखें, स्थिति में तो ये विश्व के हिंद महासागर ये तीसरा है सबसे बड़ा, ठीक है भाई। पैसिफिक और अटलांटिक के बाद इंडियन ओशन है। और इंडिया में भू सामरिक के रूप से देखें तो 2000 किलोमीटर तक विस्तारित है भारतीय प्रायद्वीप, इसमें इंडियन ओशन में। तो भू सामरिक महत्व रखता है, इसलिए उसको सुरक्षा करने की बात करता है ये, ठीक है। सुरक्षा मतलब वहां पे सैन्य सुरक्षा की बात हो रही है, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं को मद्देनजर रखते हुए वो सहायता कर रहा है, पड़ोसी देश में है जो हिंद महासागर से लगे हुए हैं उनमें सहायता कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में केनिया में सहायता किया था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे देश याद नहीं है, मालदीव का याद आ गया, मालदीव में पानी वगैरह का सहायता किया था, ठीक है ना। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कर रहा है, ठीक है, समय समय पे, तो इसलिए हिंद महासागर क्या सुरक्षित हो रहा है। तो ये हमारा बता सकते हैं कि समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में कैसे काम कर रहा है। तो भारत नीतियों के द्वारा कर रहा है, भू सामरिक स्थिति के होने के कारण कर रहा है। तीसरा बताएंगे प्राकृतिक आपदा और विपदाओं के मद्देनजर रखते हुए सहायता कर रहा है, ठीक है। फिर हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी कर रहा है। इसकी वजह से ये बताते हुए हम कह देंगे कि भारत समग्र रूप से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अब आ जाओ समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत के समक्ष क्या बाधाएं हैं। जैसे पहला बाधा है कि संसाधन की उपलब्धता बनाम आवश्यकता। भाई समग्र सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा, संसाधन पे को ज्यादा उपयोग करना होगा, लेकिन हमारी अभी संसाधन क्या है, सीमित हैं, हम उतना विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो संसाधनों पे क्या हो जाएगा, दबाव हो जाएगा समग्र सुरक्षा प्रदान करने के लिए, चाहे वो मानव संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। सैन्य हार्डवेयर में कई गुना वृद्धि करना पड़ेगा, जो सेना है उनमें कई गुना वृद्धि करना पड़ेगा। मौजूदा नागरिक सैन्य संबंध ये बाधा है। जैसे नागरिक और सेना के संबंध में गंभीर मतभेद होते रहते हैं, रणनीति तैयार करना होगा, ठीक है। इनके मतभेदों को हटाने के लिए क्या होगा, रणनीति तैयार करना होगा। आए दिन लोग डरे रहते हैं इससे, सेना से। गुट निरपेक्ष की नीति जो है, गुट निरपेक्ष की नीति बोलता है कि हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे और हम किसी का शोषण नहीं होने देंगे। जो गुट निरपेक्ष की हमने विशेषताएं पहले बता दी है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये गुट निरपेक्ष नीति के अपोजिट में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत खुद महाशक्ति बनना चाह रहा है, महाशक्ति बनना चाह रहा है, और ये खुद बोला था कि हम महाशक्तियों से दूर रहेंगे। तो कंट्रोवर्सी है ना, ठीक है। विदेशों में तैनाती का पिछला अनुभव, हाँ, तो विदेश में जो तैनात थे उसका पिछला अनुभव है। जैसे श्रीलंका में अपनी सैन्य क्या किया था, तैनात किया था, तो उससे गंभीर प्रभाव झेलना पड़ा था। सिंहलियों का आज भी विद्रोह देखने को मिलता है। अमेरिका की नीति में बदलाव हो रहा है। भाई अमेरिका की नीति हिंद और प्रशांत क्षेत्र को लेके वो नीतियां बदलता रह रहा है। तो ऐसे जो कहते ना अस्थिर माइंड का, पागल माइंड का देश पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। आज ये कुछ कहा, कुछ अगले दिन कुछ और कहा, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के जो मिली भगत है ये भी है। गैर पारंपरिक खतरे हैं, जितने समुद्री डकैती है, आतंकवाद है, मादक पदार्थों की तस्करी है, हथियार है, अवैध प्रवासी हैं। तो इस तरह से हमारे सामने समग्र सुरक्षा के करने के चुनौती विद्यमान है अभी, ठीक है। अब क्या होना चाहिए समग्र सुरक्षा प्रदाता के लिए, क्या क्या हमारे अप्रोच होना चाहिए भारत के लिए। भाई हिंद महासागर पे क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को, तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए समग्र सुरक्षा देने के लिए। तो हमें क्षमता का निर्माण करना चाहिए, सैन्य कूटनीति पे ध्यान देना चाहिए, उच्चतर रक्षा संगठन बनाना चाहिए, एक राष्ट्रीय रक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए, सुसंगत IOR रणनीति बनाना चाहिए, छोटे पड़ोसी देशों द्वारा बिग ब्रदर का जो सिंड्रोम है ना वो समाप्त करने की जरूरत है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों का विकास करने की जरूरत है, ठीक है। और जो भी IOR के सदस्य देश हैं उनकी क्षमता वृद्धि किया जाए। इस तरह से हम समग्र सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं हिंद महासागर में, ठीक है। सोच के देखना इस पॉइंट पे जो हमने बताया है, 5 मिनट रुको और इसको सोचो तब आगे बढ़ना।
ठीक है, अब आ जाते हैं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया वर्स और यूएस का। हमारे ख्याल से आप लोग थक गए होंगे। नेक्स्ट थोड़ी देर का लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट में बना देंगे, क्योंकि आप लोग थक जाओगे तो फिर वो हम कोटा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में बना देंगे। पार्ट 1 ये कर दे रहे हैं, पार्ट 2 दूसरा वाला में करते हैं, वो ज्यादा है नहीं, वो हमारे ख्याल से 15 से 20 मिनट और होगा, क्योंकि भारत ये इंडियन यूएस की बात हो रही है और उसके बाद फ्रांस की है। मुश्किल से 15-15 मिनट की बात भी करेंगे, मैक्सिमम 15-15, तो आधा घंटा का बात और होगा। ठीक है ना, तो चलिए बस इतना ही आज रखते हैं। थैंक यू सो मच।